चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकंड के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? लिस्टिंग अग्रीमेंट, है ना। जब हम लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते हैं इसका मतलब सेबी लोडर रेगुलेशन, है ना। सेबी लोडर रेगुलेशन का फुल फॉर्म सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। जब भी कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहती है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक अग्रीमेंट करना पड़ता है। उस अग्रीमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है कि अगर कंपनी लिस्टेड बने रहना चाहती है तो उसको सेबी लोडर रेगुलेशन को हमेशा मानते रहना पड़ेगा। बाकी लिस्टिंग जो एग्जैक्टली सेबी लोडर रेगुलेशन है उसको सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन भी हम कहते हैं, है ना। तो चलिए कुछ रेगुलेशन हम पढ़ चुके हैं, अब हमें आगे पढ़ना है। बताओ तो कहां से पढ़ना है एग्जैक्टली? रेगुलेशन नंबर 28 से पढ़ना है। 28 से पढ़ना है, ओके। चलो आ जाओ 28 पे आ जाओ सारे बच्चे, 28 पे आ जाइए। आ गए? रेगुलेशन नंबर 28 पे आ गए? तो चलो एकदम शांत, बातचीत एकदम नहीं। इधर देखो, हेडिंग बोलो। इन प्रिंसिपल, मैंने इन प्रिंसिपल का मतलब समझा ना क्या है? एडवांस में लिखो ब्रैकेट में, एडवांस में। इन प्रिंसिपल का मतलब पहले होता है, पहले एडवांस में, पहले एडवांस में, पहले एडवांस में लिखो, पहले एडवांस में, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाओ जो मैं बोल रहा हूं। अभी मैंने कुछ देर पहले तुम लोग को बताया था पिछली क्लास में एग्जैक्टली कि कभी कंपनी लिस्ट नहीं होती है, कंपनी के सिक्योरिटीज लिस्ट होते हैं, है ना। तो इसका मतलब कंपनी जब जब सिक्योरिटी इशू करेगी उसको सबका लिस्टिंग कराना पड़ेगा। देखो अगर कंपनी लिस्ट हो जाती तो एक ही बार लिस्टिंग होती, लेकिन चूंकि कंपनी के सिक्योरिटीज लिस्ट हुए हैं तो मालूम चला हमने पहली बार पब्लिक इशू के वक्त 1 लाख सिक्योरिटी की लिस्टिंग करवाई, लेकिन बाद में बोनस इशू आया 1:1 का, तो 1 लाख और शेयर का जन्म होगा। तो क्या फिर से 1 लाख और शेयर का लिस्टिंग कराना पड़ेगा? अरे बोलो यस, सिंपल सा बात। आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया, बोनस इशू किया, राइट इशू किया, जब भी नया शेयर इशू करेंगे, नए शेयर्स का जन्म होगा, आपको उसकी लिस्टिंग करानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही पहले बताओ। अच्छा एक बात बताओ, तो बार बार आप लिस्टिंग क्यों कराएंगे? कुछ लोगों को लगता है कि सर कंपनी तो लिस्टेड है। कंपनी लिस्टेड है, सिक्योरिटीज नहीं। तो जितनी सिक्योरिटीज निकलेंगी सबकी क्या करानी पड़ेंगी? लिस्टिंग करानी पड़ेगी। तो क्या आपका लिस्टिंग फीस बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ता जाएगा? सिंपल सी बात है। आप 1 लाख शेयर्स की लिस्टिंग कराएंगे तो उसके हिसाब से लिस्टिंग फीस लगेगा, 2 लाख शेयर्स की लिस्टिंग कराएंगे तो उसके हिसाब से लिस्टिंग फीस लगेगा, 2.5 लाख शेयर्स की लिस्टिंग कराएंगे उसके हिसाब से लिस्टिंग फीस लगेगा। लिस्टिंग फीस पर कंपनी नहीं लगता है, पर सिक्योरिटी लगता है। क्या लगता है? पर सिक्योरिटी लगता है। जैसे मान लीजिए 1 रुपया पर शेयर है लिस्टिंग फीस, तो भाई अगर 1 लाख कराओगे तो 1 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख शेयर से कराओगे तो 2 लाख रुपया लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ध्यान से सुनिएगा आप। अभी इनका क्या कहना है कि जब भी आप कोई नया शेयर्स इशू करोगे, हम नए शेयर्स इशू करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? एफपीओ आ सकता है, राइट इशू आ सकता है, बोनस इशू आ सकता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है। आप जब भी कोई नया शेयर इशू करोगे तो उन शेयर्स की लिस्टिंग कराने के लिए भी पहले से अप्रूवल लेके रखोगे। अब बात यह आती है कि हम पहले किससे अप्रूवल लेंगे, तो उसके लिए एक बड़ा बढ़िया सा चार्ट है, मजा आएगा आपको। देखिए क्या लिखा है मैंने, पहले हेडिंग बोलो तो। बिफोर इशूइंग सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटी इशू करने से पहले। तभी वर्ड क्या एग्जैक्टली? इन प्रिंसिपल। मालूम चला सिक्योरिटी इशू कर दिया, बाद में स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्टिंग से मना कर दिया, गए ना, बर्बाद हो गए ना। अब एक ही कंपनी में 2 तरीके के शेयर्स कैसे होंगे? कुछ लिस्टेड कुछ अनलिस्टेड। ये क्या मतलब होता है यार? अगर लिस्टेड होंगे तो सारे शेयर लिस्टेड होंगे ना। तो जब भी आप क्या करेंगे एग्जैक्टली? नया शेयर इशू करेंगे। क्या करेंगे? नया शेयर इशू करेंगे। इशू करने से पहले आपको उन शेयर्स की लिस्टिंग का भी क्या लेके रखना पड़ेगा? इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके रखना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज से, जिससे कि स्टॉक एक्सचेंज पहले ही बोल देगा कि हम इन शेयर्स को भी अपने यहां लिस्ट होने देंगे। आइए अब किससे लेना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। देखो आ जाओ, पहला सिचुएशन कौन है? इफ कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड ओनली ऑन स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। इसका मतलब इस केस में कंपनी बीएससी पे लिस्टेड होगी, एनएससी पे लिस्टेड होगी या एमएससी पे लिस्टेड होगी, यही ना। ये 3 स्टॉक एक्सचेंज है ना, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वाला। तो इसका आंसर क्या हो? पहले तुमने ये लिखा, ये सिचुएशन लिखा, लिखो बीएससी एनएससी एमएससी लिखो। चार्ट बना हुआ तुम्हारे बुक में, बीएससी एनएससी एमएससी।
बीएससी एनएससी एमएससी, आपका न्यू सिलेबस है क्या? आपका बुक लाना भूल गए? अच्छा, वो वॉल्यूम फर्स्ट लेके आ गए क्या? अच्छा अच्छा, ऐसा होता है, शेड्यूल में वॉल्यूम 2 लिखा हुआ था। बीएससी एनएससी और एमएससी, बीएससी एनएससी और एमएससी, ठीक है। अच्छा तो बताओ तो इसका आंसर क्या है? कौन कौन स्टॉक एक्सचेंज से लेना पड़ेगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल? तीनों से। क्या वर्ड लिखा हुआ है? फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट इज लिस्टेड। मैं ये मान के चल रहा था कि मैं बीएससी एनएससी और एमएससी तीनों पे लिस्टेड हूँ, तो तीनों से। अच्छा, सिर्फ बीएससी एनएससी पे लिस्टेड होते तो सिर्फ बीएससी एनएससी से, सिर्फ बीएससी पे लिस्ट होते तो सिर्फ बीएससी से। क्योंकि सब नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वाले हैं, तो इसमें से कोई बड़ा कोई छोटा थोड़ी कहोगे। अब जहां जहां लिस्टेड हो तुमको सबसे क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल, क्योंकि उन शेयर्स की लिस्टिंग तो हर जगह होगी। अब ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी 3 स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, बीएससी एनएससी एमएससी, और नए शेयर जो है आप सिर्फ बीएससी पे लिस्ट कराएंगे, एनएससी बीएससी पे नहीं कराएंगे, कोई मतलब है? आप समझिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर जिसके पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, तो भाई उनसे तो आपको अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। इफ यू आर लिस्टेड ऑन बीएससी ओनली तो बीएससी से अप्रूवल लो, एनएससी ओनली तो एनएससी से लो, बीएससी एनएससी एमएससी तीनों पर लिस्टेड हो तो तीनों से अप्रूवल लो, क्योंकि जो नए शेयर्स अब आपके आएंगे वो तीनों जगह लिस्ट होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी कि जो नए शेयर्स आए उसी बीएससी पर लिस्ट हो गया, अब बाकी पुराने पे नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लिस्टेड, या तो आप लिस्टेड होते हैं या नहीं होते हैं, बीच का कोई रास्ता होता नहीं, आधा अधूरा कुछ नहीं होता है। तो इफ यू आर लिस्टेड ऑन बीएससी एनएससी एंड एमएससी, तो इस केस में तीनों। अगर इफ यू आर लिस्टेड ऑन बीएससी एनएससी तो बीएससी एनएससी पे, इफ यू आर लिस्टेड ओनली ऑन बीएससी तो ओनली ऑन बीएससी, क्योंकि शेयर्स की लिस्टिंग उन्हीं स्टॉक एक्सचेंज पर जाएगी जहां पे आप पहले से लिस्टेड होंगे। लेकिन ये थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गया, पढ़ो तो। अच्छा सुनो, हम यहाँ लिस्टेड थे, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, हम लिस्टेड थे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर था क्या था बताओ तो? कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज था ना? कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पर बस लिस्टेड है। अब बताओ, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इसके पास तो नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है। एग्जाम्पल लिखा तुमने सीएससी, तो बताओ अब किससे अप्रूवल लोगे? तो इसका आंसर क्या है? सो सुन लो, इसका आंसर ये है कि अब जो तुम शेयर इशू करने जा रहे हो वो कहां लिस्ट कराना चाहते हो? तो बोला सर अब जो शेयर हम इशू कर रहे हैं हम इस बार बीएससी में लिस्ट कराना चाहते हैं, तो सिर्फ बीएससी से अप्रूवल लो, सीएससी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चूंकि देखो सीएसई पे तुम पहले से लिस्टेड हो, लेकिन चूंकि उसके पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है, तो अगर आप नए शेयर्स वहां लिस्ट नहीं भी कराओगे तो चलेगा, क्योंकि वहां लिस्टेड होना ना होना बात बराबर ही है। तो अगर आप सिर्फ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड जिसके पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है, तो उस केस में ये नहीं देखना कि कहां आप लिस्टेड थे पहले से, आपको ये देखना है कि अब कहां लिस्ट होना चाहते हो। अब जहां लिस्ट होना चाहते हो उस स्टॉक एक्सचेंज से बस अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा, दोनों पे लिस्टेड है तो इधर देखो इधर देखो, आप मालूम चला यहां से बीएससी पे लिस्टेड हो और इधर से सीएससी पे लिस्टेड हो, इसका मतलब दोनों पे लिस्टेड हो, एक नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वाले पे भी और नॉट हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वाले पे भी। अब बताओ किससे अप्रूवल लोगे? याद रखना, इस दोनों में से इस पर फिर से लिस्ट ना भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इस पर तो लिस्ट होना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि इसके पास क्या है? नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। तो याद रखिएगा सिर्फ उन्हीं से लेना जिसके पास क्या है? नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे क्या होगा? बीएससी। ये समझ में आया कैसे कैसे? खिचपिच तो नहीं हो गया तुम लोग का दिमाग कि शांति था? कोई दिक्कत तो नहीं था इसमें, बशर्ते आप दिमाग लगाएं, फोकस्ड रहें, है ना? आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? चलिए, तो ये है। अब पढ़ते हैं आगे, बस इतना ही था और कुछ नहीं है। देख लो, रेगुलेशन 28 खत्म हो गया, खत्म हो गया ना? ठीक है, आगे बढ़ें, आ जाओ जल्दी बोलो। तो ये क्या है? ठीक है, आ जाओ इधर। चलो इधर देखो, जब भी कंपनी, ये सब लिस्टेड पे है, ये सब देखो, इसमें से कुछ रेगुलेशंस आपको ऐसे मिले होंगे जो लिस्टेड होने वक्त के थे वन टाइम कंप्लायंसेस। जैसे भी तुम पिछला जो पढ़े, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना तो वन टाइम ही होगा ना, लेकिन कुछ क्या होंगे क्वार्टरली, कुछ क्या होंगे ईयरली, कुछ क्या होंगे हाफ ईयरली, कुछ क्या होंगे इवेंट बेस्ड। तो ये आपको अलग अलग ढंग से मिलेंगे, है ना? जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको एक ईयरली वाला भी मिला हुआ है रेगुलेशन नंबर 7, एक क्वार्टरली वाला भी मिला था, वो जो तुम्हारा था कि इस कोर्स वेबसाइट पे आप वो हो जाओ और क्वार्टरली बताओ कि कितने कंप्लेंट्स आए। एक वन टाइम कंप्लायंस भी था कि रेगुलेशन 6 के अंदर कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस बनाओ, कंप्लायंस ऑफिसर बनाओ, वो तो वन टाइम था।
तो हर तरीके की कंप्लाइंसेस हैं इसके अंदर। अब जो कंप्लाइंसेस हैं ये अगर आप देखोगे तो इवेंट बेस्ड है। क्या है? इवेंट बेस्ड। आइए इसको ध्यान से सुनना, आप देखो इधर आपको बताना है बोर्ड मीटिंग के बारे में। लिखो यहां पे बहुत बड़ा सा बोर्ड मीटिंग लिखो। आपको स्टॉक एक्सचेंज को किसके बारे में बताना है? बोर्ड मीटिंग के बारे में बताना है। कौन से बोर्ड मीटिंग के बारे में बताना है? उस बोर्ड मीटिंग के बारे में बताना है जहां ये सब डिस्कस होने वाला है। क्या चीज डिस्कस होने वाला है? ABCDEF। अब जैसे देखिए ये सारे PSI हैं, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। भूल गया ये लो, इनसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर है, वहां पे यही सब तो है PSI। और चूंकि अभी तक ये इसका इंटीमेशन नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ये अभी तक UPSI है ना, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन दिया जाए तो फिर नॉर्मल PSI है ना। तो अभी देखिए अभी एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है जिसमें ये सब डिस्कस होने वाला है, तो अभी तक तो ये UPSI है। UPSI को PSI बनाना, अनपब्लिश्ड को पब्लिश बनाना। कैसे पब्लिश बनाओगे? जहां तुम स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करोगे वो पब्लिश माना जाएगा। और आपको याद हो अनपब्लिश्ड से पब्लिश होने में जितना टाइम रहता है उतने देर में तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाता है। ये भूल भाल के सब तैयार है, देख लो आप। क्योंकि देखिए जब तक वो अनपब्लिश्ड है सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मालूम है, कंपनी सेक्रेटरी को मालूम है, तो वो उस न्यूज का फायदा ले लेते हैं। और लेकिन जहां वो स्टॉक एक्सचेंज को तुमने बताया, स्टॉक एक्सचेंज अपने वेबसाइट पे डाला, दुनिया को पता चल गया, तो फिर वो आप प्रिविलेज नहीं रहे। आप क्या नहीं रहे? प्रिविलेज नहीं रहे, फिर इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए है ना। आइए उस बोर्ड मीटिंग में जहां ABCDEF डिस्कस होने वाला है उसका प्रायर इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को दे देंगे आप कि सर इतने तारीख को ये चीजें डिस्कस करने के लिए हम बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं, जिससे कि स्टॉक एक्सचेंज से भी तुमको लेके थोड़ा कॉशियस रहे कि देखते हैं वहां डिसीजन होता क्या है और देखते हैं कि UPSI का कोई बेनिफिट लेता तो नहीं है। आओ बताओ तो क्या क्या डिस्कस होने वाला है? सर फाइनेंशियल रिजल्ट जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, मतलब अकाउंट डिस्कस होने वाला है। अगला बायबैक पर हम फैसला लेने वाले हैं। बताओ बायबैक पर फैसला लेना तो भयंकर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि नहीं। उसके बाद कंपनी डिसाइड कर सकती है कि वो किस में चला जाए, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग में चला जाए। अब वॉलेंट्री डीलिस्टिंग का मतलब ये तो बहुत बड़ा बैड न्यूज है। जब ये मार्केट में न्यूज आएगा तो कंपनी का शेयर तो धराम कर जाएगा। तो हो सकता है कि जो कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर सब उसे पहले अपना शेयर बेच बाच के बैठ जाए, पहले शेयर का दाम टूट जाए। जब तक लोगों को पता चलेगा शेयर का दाम टूट चुका होगा, बेचारा जो भी शेयर का दाम अच्छा मिलने वाला था वो भी बर्बाद हो गया इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में। नहीं, चलिए अगला, आप FPO लाने का सोच रहे हैं, राइट इशू लाने का सोच रहे हैं, ADR, GDR, FCCB, QIP, डेट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, इन टोटल आप इशू करने का सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला, डिविडेंड का डिक्लेरेशन या रिकमेंडेशन होना। अगर इंटरिम डिविडेंड है तो डिक्लेरेशन, अगर फाइनल डिविडेंड है तो रिकमेंडेशन। जानते हो ना, डिविडेंड चैप्टर पढ़ा हुआ है बचपन में। उसके बाद आपने ये सोचा है कि हम कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करेंगे, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करेंगे। ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं यार, नहीं। और उसके बाद बोनस के बारे में फैसला लेने वाले। तो अगर ऐसे फैसले होने हैं या ऐसे मैटर्स डिस्कस होने हैं कहां? बोर्ड मीटिंग में। तो वो बोर्ड मीटिंग चोरी चुपके होना नहीं चाहिए। ये स्टॉक एक्सचेंज को ऐसे बोर्ड मीटिंग के बारे में पहले ही पता होना चाहिए। याद रहेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख। बाकी मैंने यहां बोला प्रायर इंटीमेशन दो, तो प्रायर इंटीमेशन कितने दिन में दोगे? तो 2 दिन पहले। बताओ 14 तारीख को बोर्ड मीटिंग है तो कब तक बता दोगे? 11 तारीख, 12, 13, हाँ 11 तारीख के शाम में, 11 तारीख के शाम तक बता दोगे। कैसे? अरे 14 तारीख को तो 14 छोड़ो, 12, 13 बीच में रहेगा तो 11 के शाम तक बताओगे ना। तो 2 डेज इन एडवांस। अभी 2 वर्किंग डेज है, सैटरडे संडे आ गया तो मान लो मंडे को बोर्ड मीटिंग है तो कब बताओगे? सैटरडे संडे छोड़िए, 2 दिन और पीछे जाइए, फ्राइडे और थर्सडे पीछे जाइए, वेडनेसडे के शाम तक। अरे स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा ना सैटरडे संडे, तो इंटीमेट करोगे तो क्या भूत देखेगा वहां पे? जैसे इंटीमेट कर दिया, फैक्स गया, फैक्स निकल रहा, भूत निकाल रहा है, बोर्ड मीटिंग आता हूं उधर। सैटरडे संडे स्टॉक एक्सचेंज बंद है ना, इंटीमेट करके क्या करोगे क्या? अच्छा लेकिन याद रखना 29(1)(a) ये है
फाइनेंशियल रिजल्ट, तो फाइनेंशियल रिजल्ट है तो 2 डेज पहले नहीं, 5 डेज पहले। तो 29(1)(a) में 5 डेज, 29(1)(b)(c)(d)(e)(f) में 2 डेज पहले। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो और भी है 29 सब रेगुलेशन 3। सुन लीजिए, अगर तुम्हारे बोर्ड मीटिंग में AB वाला फैसला होना है, कौन वाला फैसला होना है? AB। तो सुनो AB क्या है, तुम उसमें फैसला लेने वाले हो ऑल्टरेशन पे। क्या ऑल्टरेशन पे? तो आप फॉर्म या नेचर बदलने वाले हो उन सिक्योरिटीज का जो लिस्टेड है। अब भाई फॉर्म एंड नेचर क्या होता है? तो सीधी सी मतलब है कि उन जो भी शेयर सिक्योरिटीज हैं उनके सिक्योरिटी होल्डर के राइट या प्रिविलेज को छेड़ने वाले हो। जैसे अगर आपका इक्विटी शेयर लिस्टेड है, इक्विटी शेयर में तो क्या ही कर पाओगे, अगर आपका प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है तो मालूम चला उसका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ऊपर नीचे करने वाले हो। डिबेंचर लिस्टेड है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे करने वाले हो। तो क्या आप वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट करने वाले हैं? तो बोलो, तो राइट्स और प्रिविलेजेस में क्या करने वाले हो? ऑल्टरेशन। कैसे? सिक्योरिटीज के राइट एंड प्रिविलेजेस में जो क्या है? लिस्टेड है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप ऑल्टरेशन करने वाले हो डेट में। किस बात का डेट भाई? तो मालूम चला जिस दिन इंटरेस्ट पेमेंट होना था, जिस दिन रिडेम्पशन होना था, बताइए डेट। जैसे तुमने पहले बोला था कि 18 तारीख को हम इंटरेस्ट देंगे, अब बोलो 18 नहीं 28, तो क्या तुमने डेट चेंज कर दिया? तो 18 को 28 बनाने का बोर्ड मीटिंग में फैसला होने वाला है, तो क्या इससे लोग अफेक्ट हो जाएंगे? और बोलो, तो याद रखना अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो इस बोर्ड मीटिंग का प्रायर इंटीमेशन, इस बोर्ड मीटिंग का प्रायर इंटीमेशन 2 दिन पहले, 5 दिन पहले या 11 दिन पहले? 11 दिन पहले। तो जैसा एजेंडा का ग्रेविटी है वैसा ही प्रायर इंटीमेशन है। अगर एजेंडा इज वेरी रिस्की नेचर तो बहुत पहले बोल रहा है इंटीमेट करने के लिए। नॉर्मल सा है तो 2 दिन पहले बता दो, उससे थोड़ा सा टफ जैसा है तो 5 दिन पहले बता दो, और बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ने वाला है तो 11 दिन पहले बता दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखो इस पर एक चार्ट बना दूंगा मैं। आ जाओ भाई, प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, अबाउट द बोर्ड मीटिंग, है ना? आपको क्या बताना है? बोर्ड मीटिंग के बारे में बताना है ना? अब कितने दिन के अंदर भाई? तो वो डिपेंड करता है। अगर 29(1)(a) डिस्कस होना है तो बोलो 5 डेज इन एडवांस, ठीक है। 29(1)(b)(c)(d)(e)(f), तो फिर 2 डेज इन एडवांस, ये है ना? अरे बोलो, ठीक है भगवान लो, नहीं लो तुम लोग लो। वर्किंग डेज तो लिख के छोड़ूंगा, वर्किंग डेज, ठीक है, तुम लोग वर्किंग डेज लिखना, ठीक? आज अरे मैंने चार्ट शॉर्ट फॉर्म में बना। 29 सब रेगुलेशन 3 है तो 11 वर्किंग डेज इन एडवांस। याद रहेगा? बस इतना ही था। तो तुम लोग फुल फॉर्म उतारना, डब्ल्यू डेज नहीं, वर्किंग डेज। उतार डालो, छाप डालो, चिथरे उतार डालो, रट डालो। क्या हुआ? पीछे बैठा हुआ बच्चा, क्या हो गया? क्या दुख है? अच्छा उतारो, चार्ट उतारो। दुखी नहीं रहने का कोई दुखी उखी है तो बता दो मुझे, खुश कर दूंगा उसको। कैसे? अरे कैसे? कुछ बोल के, और कैसे खुश करूंगा? अगर हैंडराइटिंग समझ में ना आए बगल वाले से पूछिए, अगर बगल वाले को भी समझ में ना आए उसके बगल वाले से पूछिए, और उसको भी समझ में ना आए तो CS नितेश कुमार जायसवाल से पूछिए। कौन है ये CS नितेश कुमार जायसवाल? कहाँ से आता है? आजकल तुम लोग बदल दो आंसर। MG हेक्टर से आ रहा है आजकल। चलिए हो गया, हटाऊं?
पता नहीं एमजी हेक्टर लेने के बावजूद मुझे क्रेटा बहुत याद आती, पता नहीं क्यों। क्रेटा क्यों याद आती यार इतनी? अरे एक्स नहीं, अरे याद हो गया। अच्छा वो एक्स कार है इसलिए। हाँ नहीं एक्स कार है, ठीक है ठीक है, एक्स कार है। एक्चुअली एक्स कार उसमें क्रेटा पे मेरा कंट्रोल अच्छा बना हुआ था, इस पे कंट्रोल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे कल कंट्रोल बना 120 तो टच कर गया मैं कल, क्रेटा को तो 140 150 तक पहुंचा देता था। ये थोड़ी सी भारी गाड़ी है, मैंने कल चला के देखा, मुझे लगे क्रेटा जैसा तो ये कंट्रोल में जल्दी से आएगा नहीं। 7 सीटर ऑटोमेटिकली भारी है ना, और क्रेटा को तो मैं जैसे तैसे उड़ा देता था पूरा। बस एक ही दिक्कत है, मुझे स्पीड ब्रेकर पे मुझे आलस बहुत आता है, मैं ब्रेक लगाता उड़ा देता हूँ डायरेक्ट। एक दो लोग मेरे साथ बैठे हुए थे तो मैंने स्पीड ब्रेकर पे उड़ा दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैंने कहा आलस आता है, कौन ब्रेक मारे, फिर से फर्स्ट गियर पे लाए, फिर सेकंड गियर, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। मैं उड़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल तो गाड़ी रखना, 5 साल के बाद तो बेच ही दूंगा। 5 ईयर प्लान रहता है मेरा, हर 5 साल पे गाड़ी बेच देता हूँ। मैनुअल लिया, ऑटोमेटिक मैंने जानबूझ के नहीं लिया, जो मजा गियर बदलने में ना। नहीं ऑटोमेटिक उतना भी आलस नहीं करना है। अच्छा ऑटोमेटिक है फिर भी क्या है, एक बात बताइए, फिर भी आपको स्पीड ब्रेकर पे तो ब्रेक मारना ही पड़ेगा। मैं तो उड़ा देता हूँ। एक बार मेरा मैनेजर बैठा था लक्ष्मी नारायण, कुछ देर तक हम हवा में रह गए थे, ऑल द बेस्ट जैसे। उस समय मेरे पास होंडा अमेज गाड़ी थी, उड़ा दिया था सीधा। मैं तुम्ही लोग के एग्जाम सेंटर पे जा रहा था पानीपत। अब पानीपत जब मैं पहुंचा, एक दिन में 4 सिटी हरियाणा का देखता था मैं, सोनीपत, पानीपत, हिसार और एक और है, भूल गया मैं, बड़ा अच्छा नाम है उसका, बताओ तो। उसके आसपास अच्छा जगह है वो बहुत, नहीं झज्जर उज्जर नहीं, रोहतक, यस। ये 4 सिटीज को मैं एक दिन में सुबह उठता था और शाम तक मैं दिल्ली वापस आया था। तो बहुत स्पीड, एक्चुअली हरियाणा में बहुत दूर दूर तक ना आपको खाली रोड मिल जाएगा। एक्चुअली जैसे यूपी है, यूपी में ना पॉपुलेशन बहुत है, आपको ना वहाँ खेत खात नहीं मिलेगा, हर जगह घर मिलेगा। कोई भी बच्चा कहीं से घुस गया, साइकिल लेके घुस गया, ट्रैक्टर घुस गया। हरियाणा में क्या कि बहुत 10-10 किलोमीटर तक आपको खाली मिलेगा। और जब खाली मिलता है तो मैं इतना स्पीड चलाता हूँ, बता नहीं था एक बार मेरा चालान कटा, अभी भी डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पे चलाता हूँ, ऐसा था। खैर ये हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो तो ये 29 मुझे लगता है याद रहेगा आपको, 29 याद हो गया। अब आ जाइए रेगुलेशन नंबर 30। क्या एग्जैक्टली 30, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप। देखो रेगुलेशन नंबर 30 क्या कहता है, हेडिंग बोलो। इवेंट्स और इंफॉर्मेशन। आइए याद रखना चाहिए, सारे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है या मटेरियल इंफॉर्मेशन को? तो अब तुम बोलोगे कि सर मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? अरे शांत, मटेरियल का मतलब यहां पर इंपॉर्टेंट, मटेरियल का मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट लिखो। तो मटेरियल होंगे कौन? तो सुनो, सबसे पहले तो लॉ तुम्हें हेल्प कर रहा है। लॉ बोल रहा है सेबी लोडर रेगुलेशन के शेड्यूल 3 में जाइए, उसके पार्ट ए में जाइए, उसके पैरा ए में जाइए, वहां एक लिस्ट मिलेगा। वहां क्या मिलेगा? एक लिस्ट। उस लिस्ट में जितने भी इंफॉर्मेशन है सब मटेरियल। समझ में आ गया? तो क्या सिर्फ इतने ही है या ये एक लिस्ट है और भी होगा? अरे बोलो, और भी होगा? नहीं नहीं, बस इतने नहीं है, ये तो है ही, ये तो है ही, ये तो लिखा डीम टू बी मटेरियल। लेकिन इसके बाद भी और इंफॉर्मेशन को आप मटेरियल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने यहाँ एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस इन्फो को आप मटेरियल मानेंगे और किस इन्फो को आप मटेरियल नहीं मानेंगे। ठीक है? और ये पॉलिसी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या कराना है? अप्रूव। और ये पॉलिसी आपको अपने वेबसाइट पे भी डालना है। बात समझ में आ रही है? अब हर कंपनी का बिजनेस अलग अलग है। तो देखिए, अब जैसे मान लो कोई कंपनी है मेडिकल सेक्टर की, तो उसके लिए आईटी से जुड़ा हुआ मतलब इन्फो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, उनके लिए मेडिकल वाला इंफॉर्मेशन ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन कोई कंपनी आईटी कंपनी है तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स अगर कंपनी में लगाया गया तो वो बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके यहाँ लीज लाइन लगाया गया बहुत बड़ा इंटरनेट का, तो वो उसके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए बोला कि ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूं, शेड्यूल 3 के पार्ट ए और पैरा ए में जो लिस्ट हमने दिया वो तो मटेरियल है ही, उसका तो डिस्क्लोजर होना ही चाहिए। बाकी अब आप अपने यहाँ एक पॉलिसी बना लो कि उसको छोड़ के और भी जितने इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में, किसको आप मटेरियल समझते हो और किसको आप मटेरियल नहीं समझते।
इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए और ये पॉलिसी प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव्ड होना चाहिए और आपके वेबसाइट पे भी फ्लैश करना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी की मैनेजेरियल पर्सनल को ऑथराइज करेगा कि भाई तुम देखते रहना कि कौन कौन इवेंट, कौन कौन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे लिए मटेरियल और कौन कौन हमारे लिए मटेरियल नहीं है। अगर कोई मटेरियल निकलता है तो तुरंत 30 के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज कर देना। तो पॉलिसी के हिसाब से पहले एक पॉलिसी बनेगा, पॉलिसी के हिसाब से आइडेंटिफाई कौन करेगा? केएमपी। कौन करेगा? केएमपी पक्का कंपनी सेक्रेटरी होने वाला, क्योंकि फाइलिंग कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद याद रखना, देखो कितना कितना टाइट किया हुआ मामला कि जल्दी से यूपीएसआई पीएसआई बन जाए, अनपब्लिश ज्यादा देर न रहे। बोला जहां मटेरियल इवेंट तुम्हारे यहाँ हुआ तुरंत एज सुन एज रीजनेबली पॉसिबल। अगर आधे घंटे में दे सो आधे घंटे में दे दो, 15 मिनट में दे सो 15 मिनट में दे दो, लेकिन बहुत खींचोगे तो 24 आवर्स से लेट होना नहीं चाहिए। आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। लेकिन 24 घंटा भी बहुत है। 24 घंटा में तो भयंकर इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा, है ना। जब तुम्हारा लिस्टिंग एग्रीमेंट चलता था ना, लिस्टिंग एग्रीमेंट क्लॉज के फॉर्म में 15 मिनट का टाइम दिया हुआ था। पता नहीं इस बार 24 घंटा बोल। चलिए अगला। उसके बाद याद रखिएगा, वेबसाइट पर कितने दिन तक रखोगे भाई अपने मटेरियल इंफॉर्मेशन को? तो जब जब तुम्हारे यहाँ मटेरियल इवेंट होगा सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को बताओगे या अपने वेबसाइट पे भी डाल दोगे? और वेबसाइट पर कितने साल तक दिखना चाहिए? 5 साल तक दिखना चाहिए। ठीक है, आगे। और एक बात बताइए, क्या ये सारे मटेरियल इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने वाले या सब्सिडरीज वाले भी? ठीक है, जैसे सब्सिडरी में सुनो, सब्सिडरी के अंदर तुम अपनी होल्डिंग कम कर रहे हो तो यार ये तो मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गए। मालूम चला सब्सिडरी में अपनी होल्डिंग इतने कम की कि सब्सिडरी नहीं रही। तुम्हारी होल्डिंग पहले 60% थी, तुम 20% बेच दिए, 40%। कहां है सब्सिडरी अब? तो ये तो बहुत बड़ा मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गया। क्या इस पर रेगुलेशन 30 लग जाएगा? यस, याद रहेगा, समझ में आ गया ये सब। किसी भी कंपनी का, तुम जो कंपनी बोलो मैं उसी का दिखा दूं। बोलो कोई कंपनी, बोलो कौन सी कंपनी का देखना चाहते हो पॉलिसी ऑन मटेरियल इवेंट? बोलो जल्दी बोलो कोई। एक तो 5 कंपनी का नाम पूछा हो तो हुआ नहीं, तो तुम लोग क्या बताओगे? जीवनसाथी.com, इसका तो हालत ही। बोलो, तुम लोग को जीवन साथी दिलवाता हूं मैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का देखोगे, सब कुछ तुम लोग रिलायंस रिलायंस बोलते रहो, कोई और भी कंपनी बोले यार। टीसीएस, चलो इधर देखिए, टीसीएस आ जाओ। टीसीएस पॉलिसी ऑन मटेरियल इवेंट्स ना, देखते हैं ये आ गया। क्या वर्ड आ रहा है? पॉलिसी ऑन डिटर्मिनेशन। देखो अभी जो हम पढ़ रहे थे सेम डिट्टो वर्ड आ गया। रेगुलेशन नंबर 30 है ना। चलो भाई ये देखो, इसके वेबसाइट पे ये देख लीजिए, इसके वेबसाइट से निकल रहा ना ये देखो। क्या देखो तो लिख रहा है सेबी लोडर रेगुलेशन मिल रहा है। कब से लागू है ये सब बता रहा है। उसके बाद देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, केएमपी, है ना, ये सब लिखा हुआ है। देखो लिखा ना केएमपी में कौन आता है? कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसको रिस्पॉन्सिबल किया है? केएमपी को। देख लो आ गया, कर दिया ना केएमपी को। ठीक है, अभी बोला था ना केएमपी को ऑथराइज करने के लिए। उसके बाद गाइडलाइंस, गाइडेंस ऑन टाइमिंग। उसके बाद इंटरनल स्टेक होल्डर पॉलिसी रिव्यू, इफेक्टिव डेट, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट डिटेल। देख लो साफ साफ लिख दिया है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्लैरिफिकेशन है किससे पूछिए, है ना। और कंपनी सेक्रेटरी नहीं देंगे आंसर। क्या लिखा? कंपनी सेक्रेटरी से पूछिए। और हु इज इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग और एनफोर्सिंग और अपडेटिंग दिस पॉलिसी। मतलब कंपनी सेक्रेटरी को ये पॉलिसी बनाना। और यहां से शुरू हो गया क्या? पॉलिसी। कौन सा रेगुलेशन ले रहा है? आ गया, आ गया ना। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई, तो ये देख लिया तुम लोगों ने, अच्छा लगा देख के। आगे चलो हेडिंग बोलो। रेगुलेशन नंबर 31 जल्दी बोलो। चलिए आइए, सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं कि एक कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल में कितने लोगों ने कितना कितना शेयर लिया है, उसको क्या बोलते हैं हम? शेयर होल्डिंग पैटर्न। एक पाई चार्ट जैसा बन सकता है ऐसे, जैसे एक कंपनी में ऐसे, जैसे हमारे कंपनी का 40% शेयर्स प्रोमोटर के पास है, मान लीजिए 10% शेयर म्यूचुअल फंड के पास, ऐसे ही पाई गलत बन रहा है, लेकिन 5% शेयर FIIs के पास
है ना, 25% शेयर मालूम चला QIBs के पास है। ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया? 40 50 50 25 50 25 नहीं 40 50 75 5 80, ये ठीक बन रहा 20%। देखा लास्ट में इफ द एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल। 20% को तो ठीक कर दिया मैंने। 20% मालूम चला आपका गवर्नमेंट की होल्डिंग है, मान लो। इसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये तो मैंने पाई के तौर पे बना दिया, ये लोग लिस्ट के तौर पे बनाएंगे। किस तौर पे बनाएंगे? लिस्ट। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दिखा दूंगा, उससे पहले लॉ पढ़ लेते हैं। आइए, रेगुलेशन नंबर 31 क्या कह रहा है, जरा देखो ऊपर, देखो चार्ट में देखो। आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न। इधर देखो क्या बताना है? शेयर होल्डिंग पैटर्न। कब कब बताना है? तो आइए सुनिए। अरे इधर देखो भाई, 1 डे तो ऊपर है, क्यों? कब? इवेंट तो देख लो पहले। पहली बार लिस्ट हो रहे हो लाइफ में, पहली बार लाइफ में लिस्ट हो रहे हो, तो उससे एक दिन पहले। तो ये तो वन टाइम कंप्लाइंस हुआ। अरे वन टाइम हुआ ना यार, लिस्टिंग पहली बार हो रहे हो तो एक दिन पहले। अगला, ये क्वार्टरली कंप्लाइंस हुआ। हर क्वार्टर के खत्म होने के 21 डेज के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा आपका इस 3 महीने के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। अब देखो इधर 10 डेज कहां से गिनोगे? जिस दिन तुम्हारे यहां कॉर्पोरेट नहीं, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, मतलब कैपिटल के साथ छेड़छाड़ हुआ, पक्का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो गया हो। अच्छा, छोटा मोटा छेड़छाड़ या इतने का, जानते हो तुमने रिस्ट्रक्चरिंग किया कैपिटल को और आपका पेड अप शेयर कैपिटल में कितना चेंज आ गया? प्लस माइनस 2% से ज्यादा। जो तो 2% से ज्यादा है, देखो तो, नहीं चार्ट में नहीं, जहां लिखा हुआ है एक्सीडिंग है ना, तो 2% से ज्यादा का चेंज हो गया। अच्छा 2% तक चेंज रहता तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन 2% से ज्यादा का चेंज आ गया तो फिर आपको बताना पड़ेगा न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। 10 दिन कहां से गिनोगे? जिस दिन ये छेड़छाड़ हुआ है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? तो बताओ, पहले बताओ, पहला क्या है? सर पहली बार लिस्ट हो रहे हैं, कितने दिन पहले? एक दिन पहले। सर लिस्ट हो चुके हैं हर क्वार्टर के 21 दिन के अंदर। और सर कभी भी इसके लिए क्वार्टर उटर का इंतजार नहीं करना, कभी भी। जैसे आज ही मालूम चला 4% का छेड़छाड़ हो गया, तो भाई तुरंत बताइए कि सर आज हमारा जो कैपिटल है वो रीस्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? रीस्ट्रक्चर हो गया। याद रहेगा तुम लोग को? ये चार्ट बना हुआ है क्या बुक में? इसलिए तो घोर शांति है, घोर शांति। अगला, अच्छा एक बात और, अगर आप एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, एसएमई जानते हो तुम, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, ये बेचारे छोटे लोग हैं, तो इनको बोला फिर क्वार्टरली नहीं हाफ ईयरली। मतलब इसको कौन वाले में फायदा मिल गया? बस बी वाले में फायदा मिल गया, बाकी सी तो सेम ही रहना है, ए तो सेम ही रहना। तो बताओ अगर एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हो तो क्वार्टरली कंप्लाइंस है या हाफ ईयरली है? हाफ ईयरली है। तो इतना तो कंपनी लॉ में नहीं देखते, ओपीसी स्मॉल कंपनी को फायदा देता रहता है, तो ऐसे ही सिक्योरिटी लॉ में लोग एसएमई वाले को फायदा देते रहते हैं। आगे बढ़े, बोलो। चलो, बाकी लिस्टेड कंपनी अगर आप हैं तो आपको इंश्योर करना है कि कुछ परसेंट नहीं, 100% जो शेयर होल्डिंग है किसकी? प्रोमोटर्स की या प्रोमोटर्स ग्रुप की, वो सब डीमैट फॉर्म में ही होना चाहिए। इसका मतलब जो प्रोमोटर्स हैं या प्रोमोटर्स ग्रुप के जो लोग हैं वो फिजिकल शेयर्स रख नहीं सकते। क्यों? इसका भी रीजनिंग तुम्हें एक बार बता चुका हूं। अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की पूरी कहानी सरकार को मालूम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शेयर डिपॉजिटरी करता है। तो वो जैसे तुम लोग सुनो, तुम पेटीएम से जितना भी पैसा खर्च करोगे यूपीआई से, सबको सरकार को पता है, पर कैश जो जेब में रखते हो उसके बारे में सरकार को पता नहीं है। तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इज लाइक कैश एंड डीमेटलाइजेशन ई शेयर्स इज लाइक ई ट्रांसफर। नहीं, सरकार हमेशा क्या चाहती है? ऑनलाइन ट्रांसफर करो। आप क्या करो? ऑनलाइन ट्रांसफर करो, करती है ना ऐसा। तो देखिए, अगर आप समझो, पहले देखो, जो प्रोमोटर्स होते हैं वही कंपनी के क्या बनते हैं? डायरेक्टर्स। अगर आप उनके शेयर्स फिजिकल में छोड़ोगे तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट छाप छाप के बेच के पैसा कमाता रहेगा और किसी को बताएगा नहीं। मैं तो कर मालूम, मेरी कंपनी है, मैंने एक शेयर सर्टिफिकेट छापा, इनको दे दिया, बात खत्म, बिक गया। तो ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए बोला कि जितने भी प्रोमोटर्स हैं या प्रोमोटर्स ग्रुप के लोग हैं उनके शेयर्स तो डीमैट फॉर्म में ही होने चाहिए। सरकार को मालूम रहना चाहिए कि इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास कितने शेयर्स हैं। और सरकार को हमेशा इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स के ऊपर कंट्रोल होता है, फिजिकल शेयर्स पे कंट्रोल होता नहीं। चलिए, फाइनेंशियल रिजल्ट पढ़ाने से पहले एक बार तुम्हें क्या देखना है? शेयर होल्डिंग पैटर्न। कौन से कंपनी का देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न? बताओ। भारती एयरटेल,
भारती एयरटेल लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए जी, आपका भारती एयरटेल ये है ना, पहले तो ये लोग अपना प्लान बता दे। आ गया शेयर होल्डिंग पैटर्न। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है क्वार्टरली अपडेट होता होगा इन लोग का, तो देखते हैं जरा सा कौन से ईयर का चाहिए भाई। 22-23, 22-23 कंप्लीट हुआ। रुको 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 रुको, 22-23 है ना, डाउनलोड करना पड़ेगा। रुको रुको रुको, ये तो क्वार्टर रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न इन लोगों ने ठीक से अपडेट नहीं किया है क्या? नहीं है तो आया तो था ना अभी पूरा। नहीं नहीं, अभी बीच में बंद कैसे हो गया? अभी तो ज़्यादा दिखा था। ये देखो आ रहा है ना ये सब का। चलो कोई एक ही देख लेते हैं। एक देखना चाहोगे? अभी डाउनलोड होगा, चक्कर ये आ गया। चलो यहाँ देखो, ये सब शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप ने कितना लिया हुआ, पब्लिक कितना लिया हुआ है, नॉन प्रोमोटर नॉन पब्लिक, शेयर अंडरलाइंग है ना, डीआरस शेयर हेल्ड इन एम्प्लॉयज ट्रस्ट, इस तरीके से। इंडियन में इंडिविजुअल कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना है, बॉडी कॉर्पोरेट कितना है, भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड का कितना है, फॉरेनर में कितना कितना किनका किनका है, ये सब लिखा हुआ है। ये सब आप देख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा इतना ज़्यादा कैसे लिखेंगे, कंपनी सेक्रेटरी बनाता है ये सब जी। तो करना कुछ नहीं होता है, फॉर्मेट बना हुआ होता है बस। लेकिन भाई दिमाग तो लगाना पड़ता है ना, चीटिंग करने के लिए भी क्या चाहिए, नकल करने के लिए भी क्या चाहिए, अक्ल चाहिए, जिसकी कमी साफ दिखती है। आइए, फाइनेंशियल रिजल्ट, ये मैंने जो कहा दिया था माइनस कर दो, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम आ रहे हैं एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी, चलो इधर देखो, इधर देखो। एक बात बताइए, साल खत्म आप लोग एक चैप्टर पढ़े थे अकाउंट्स कंपनी लॉ में, याद है? उसमें पूरा बताया था साल खत्म होने के बाद कैसे एजीएम होता है, फिर एनुअल फाइलिंग होती है, ये सब बताया था। आइए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। जब भी आपके यहाँ क्या होने वाला है, एजीएम, तो एजीएम से 21 दिन पहले, अब 21 वर्किंग डेज इफेक्टिवली 25 दिन हो जाता है, बताया था तुम लोग को वहाँ पे। 2 दिन छोड़ते हैं, क्योंकि जिस दिन आप भेजोगे उसको छोड़ो, जिस दिन जनरल मीटिंग होने वाला उसको छोड़ो, तो 2 दिन ऐसे निकल जाता है। उसके बाद कहीं अगर भेज दिया हो ऑर्डिनरी पोस्ट से, तो 2 दिन और जोड़ दो। तो सुनिए, 21 डेज पहले आपको अपना एनुअल रिपोर्ट किसको भेजना है, स्टॉक एक्सचेंज को। किसको भेजना है, स्टॉक एक्सचेंज को। ऐसे टिक लगाओ जैसे मैंने टिक लगाया। एनुअल रिपोर्ट किसको भेजना है, स्टॉक एक्सचेंज को। एजीएम से कितना दिन पहले, 21 दिन पहले। बात समझ में आ गया? अब बोलोगे सर स्टॉक एक्सचेंज को जितना दिन पहले भेजा था इतना ही तो शेयर होल्डर को भी भेजा था, ठीक है, शेयर होल्डर को भी इतना ही दिन पहले भेजा था। आइए, क्या क्या लिखा रहेगा तुम्हारे एनुअल रिपोर्ट में, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और एमडीए रिपोर्ट। अगर एमडीए रिपोर्ट तुम्हारा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ही है तो मत दो, क्योंकि डायरेक्टर्स रिपोर्ट यहाँ डी में आ ही गया। लेकिन अगर नहीं है डायरेक्टर रिपोर्ट में तो अलग से दो। ये लिखा हुआ ना, तो कितने रिपोर्ट हैं जल्दी बताइए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में एमडीए रिपोर्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन एमडीए रिपोर्ट नहीं है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में तो आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। और उसके साथ एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी जोड़ना पड़ेगा, BRSR। लेकिन ये सारे कंपनीज के लिए नहीं है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए अकॉर्डिंग टू एमकैप, अकॉर्डिंग टू एमकैप। तो सारे लिस्टेड कंपनीज के लिए ये है, या टॉप 1000 कंपनी, टॉप 1000 कंपनी कैसे, एज पर एमकैप। आपको अगर आप फॉल करते हैं टॉप 1000 में तो आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या होता है कि आपने किसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया, ऑन एनवायरमेंटल फ्रंट, सोशल फ्रंट एंड गवर्नेंस फ्रंट। ये CSR जैसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो ये टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए है बस। 1000 के बाद आप आते हैं तो आपको ये रिपोर्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आइए,
अब इस बार जो हम डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? शेयर होल्डर्स को। किसको दे रहे हैं एग्जैक्टली? शेयर होल्डर्स को। ठीक है, देखते जाओ। सबसे पहले फिर वही बात, जिस दिन आपके यहाँ एजीएम होने वाला है उससे कितना दिन पहले? 21 डेज पहले आपको क्या क्या भेजना है शेयर होल्डर को और कैसे भेजना है, देखते जाओ इधर। अगर किसी शेयर होल्डर ने आपको अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो उसको सॉफ्ट कॉपी भेजना। क्या चीज का? फुल एनुअल रिपोर्ट का। अगर वो क्या दिए हुआ है? ईमेल आईडी दिए हुआ है तो। अगला, अगर उसने ईमेल आईडी नहीं दिया हुआ है, अगर वो ईमेल आईडी नहीं दिए हुआ है तो हार्ड कॉपी भेजना। क्या भेजोगे? हार्ड कॉपी। क्या क्या भेजोगे उसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, मतलब वही एनुअल रिपोर्ट। और अगर वो ईमेल आईडी दिए हुआ है फिर भी मांग रहा है वो रिक्वेस्ट, तो भी हार्ड कॉपी। तो जल्दी बोलो कैसे कैसे दोगे? ईमेल आईडी दिए हुआ है तो? ईमेल आईडी दिया ही नहीं है। अच्छा, ईमेल आईडी दिया फिर भी कहा कि नहीं मुझे तो हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताइए आप, याद रहेगा। बाकी जब भी कंपनी में न्यू डायरेक्टर्स आएंगे, जब भी कंपनी में क्या आएंगे? न्यू डायरेक्टर्स आएंगे, तो न्यू डायरेक्टर का या तो अपॉइंटमेंट हो रहा है या रीअपॉइंटमेंट हो रहा है। अपॉइंटमेंट हो रहा है या रीअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो डायरेक्टर्स के बारे में आपको ABCD बताना पड़ेगा। क्या क्या बताना पड़ेगा? पहले एक ब्रीफ रेज्यूमे दे दो, ठीक। उसके बाद वो किस फील्ड में एक्सपर्ट है, उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर के साथ अमंग देम सेल्फ, इंटर से का मतलब अमंग देम सेल्फ, इंटर से का मतलब अमंग देम सेल्फ, अमंग देम सेल्फ क्या रिलेशन है, क्या पता डायरेक्टर का कोई बेटा भतीजा तो नहीं है। उसके बाद वो कौन कौन से लिस्टेड एंटिटीज में अभी डायरेक्टर है और कौन कौन से लिस्टेड कंपनी के कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स के पर वो उसका मेंबर है। आप जानते हैं हर कंपनी में ऑडिट कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी सब बनती है ना, उसका मेंबर उम्बर बनता है। तो आपको बताना पड़ेगा किन किन लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है और कौन कौन से लिस्टेड कंपनी की कमेटी के ऊपर ये मेंबर, चेयरमैन, अगर ये सब है तो बताना पड़ेगा। और उसके बाद अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसका शेयर होल्डिंग भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा शेयर होल्डिंग होना भी ठीक नहीं है ना, तो फिर नॉन एग्जीक्यूटिव कहाँ रहेगा, वो तो एग्जीक्यूटिव जैसा हो जाएगा। बताया था ना तुम लोग बचपन में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? तो ये था एग्जैक्टली क्या आपका डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखना चाहते हो तो दिखा देता हूँ। बताओ कोई कंपनी का नाम बताओ। विप्रो, अभी बताओ तो कौन सा एनुअल रिपोर्ट मिलेगा? इस साल का कहाँ मिलेगा? इस साल तो अभी खत्म ही हुआ है, पिछला ही मिलेगा ना। ये मिलेगा तुमको 21-22 का, नहीं? ठीक है, आ गया ये देखो 21-22 से सब शुरू होगा कहानी। ठीक है, अभी इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिपोर्ट डिजिटल वर्जन, ये सब लिखा हुआ है। क्या पूरा देखना है? देखो, कोई दिक्कत। कहाँ चढ़ा हुआ है यार, हम लोग को चढ़ने नहीं देगा यहाँ पे, हैं? अरे यार, चलो ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में जरा देखो तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। एमडीए रिपोर्ट आ गया कितने नंबर पेज पे? 28 नंबर पेज पे। एक्चुअली ये मुझे लगता है थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये तब दिखेगा, है ना। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है ना, परफॉर्मेंस ओवरव्यू, गवर्नेंस फोकस, कैपिटल वाइज रिव्यू, एमडीए रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल, क्या क्या है जगह तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, बोर्ड रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ये आ गया BRSR, लिखिए आप, बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सब कुछ दे दिया ना इन लोगों ने, है ना। ठीक है, ये कौन है देखो तो, चेयरमैन है, चेयरमैन। क्या नाम लिखा है देखो, ये कौन है? CEO। और ये लोग कौन है देखो जल्दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अजीम H प्रेम जी। नाम जानते हो इनका? नाम नहीं जानते? अरे देखो, बोर्ड कंपोजिशन क्या लिखा है? 1 क्या है? नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव, 2 क्या है? एग्जीक्यूटिव, 6 क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इन लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा रखा हुआ है,
है कि नहीं? ये देखिए सब कुछ यहाँ लिखा हुआ ना, सीईओ सब। अब ये सब आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं। कितने बच्चे घर पे जाके एनुअल रिपोर्ट सब देखते हैं कंपनीज का? देखते हैं, अच्छी बात है। कोई बच्चे कह रहे हैं कि इसे कंपनी सेक्रेटरी का नाम बता देते हैं। आ गए कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरियल ऑडिट कराया है इन्होंने। देखो तो कौन सा सेक्शन में, 204 लिखा हुआ ना। कंपनी सेक्रेटरी का यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या सैलरी वैलरी है ना। देखो यहाँ लिखा रहा है ना, रेमुनरेशन पेड टू अदर केएमपी, ये परसेंटेज इंक्रीज 38% इनका इंक्रीज हुआ है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, है ना। ठीक है, देखो तो किसने साइन किया है बैलेंस शीट पे? चेयरमैन, डायरेक्टर, सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी एम सनाउल्ला खान, ये है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलें। कौन कौन हो गया जल्दी बताओ, अभी तक कौन कौन हो गया? 34 हो गया, 36 हो गया ना। अब आइए 37 उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा जो आजकल मर्जर एंड अमलगमेशन पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा मर्जर एंड अमलगमेशन को क्या बोलते हैं कंपनीज एक्ट में? स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट, ये बोलते हैं ना। तो जनरली होता क्या है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखिए, सुनिए। आप बताओ तो स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट सेक्शन 230 से 232 के अंदर किससे अप्रूवल लेना पड़ता है? एनसीएलटी से। तो सुनिए ऐसे होगा, इधर देखो, इधर देखो, अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो इसको पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना है। जैसे इसने क्या बनाया अपना, आपको याद होगा, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ, बोलो, कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट। मर्जर एंड अमलगमेशन को अरेंजमेंट ही माना जाता है। पहले ये देंगे स्टॉक एक्सचेंज को, क्या देंगे? स्टॉक एक्सचेंज को। फिर स्टॉक एक्सचेंज इनको क्या देगा इसके ऊपर? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखो तो एनओसी आ रहा है लिखा हुआ नीचे, देखो तो क्या वर्ड आ रहा है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या कोई और भी नाम है? नो ऑब्जेक्शन लेटर, तो मैं लेटर लिख दूं, नो ऑब्जेक्शन लेटर, है ना, या ऑब्जर्वेशन लेटर, ये है ना, ये देगा। अब सुनिए, सुनो पहले, ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया 1A। अब 1A आने के बाद फिर 2 लगेगा। फिर ये अब क्या करेगा? एनसीएलटी के पास जाएगा, इसमें वही स्कीम लेके, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट प्लस यही एनओएल या ओएल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तब जाके एनसीएलटी अप्रूवल देगा, अदरवाइज एनसीएलटी अप्रूवल देगा ही नहीं। तो क्या अब ये हो गया स्टेप नंबर 2, ये हो गया स्टेप नंबर 2। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीधा एनसीएलटी के पास नहीं जाएंगे, इनको पहले किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज से। जब स्टॉक एक्सचेंज इनको क्या दे देंगे? नो ऑब्जर्वेशन लेटर या नो ऑब्जेक्शन लेटर या ऑब्जर्वेशन लेटर, उसके बाद ही ये जाएंगे और जो स्कीम लेके जाएंगे उसमें वो स्टॉक एक्सचेंज का क्या लगाएंगे? नो ऑब्जेक्शन लेटर या ऑब्जर्वेशन लेटर, तभी जाके एनसीएलटी उसके उस एप्लीकेशन को देखेगा, अदरवाइज वो नहीं देखेगा। तो इसका मतलब इफ़ यू आर लिस्टेड कंपनी तो आपको डायरेक्टली आप एनसीएलटी के पास नहीं जा सकते, पहले वो स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूव करवाना पड़ेगा, कहीं लिखा हुआ होगा। अच्छा एक बात बताओ, स्टेप 1A और 2 होने में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? बोलो। तो याद रखना, ये जो ये देता है ना नो ऑब्जेक्शन लेटर या ऑब्जर्वेशन लेटर, इसकी वैलिडिटी बस 6 महीने की है। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 2 कितने दिन में हो जाना चाहिए? 6 महीने में हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने में नहीं पहुंच पाए तुम तो फिर नया स्टॉक एक्सचेंज से फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कहां लिखा हुआ है कि वो 6 महीने का वैलिडिटी है ना? हाँ, तो याद रखना स्टेप नंबर 2 मतलब जल्दी से एनसीएलटी के पास पहुंच जाओ। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। 6 महीने से लेट करोगे तो फिर से स्टॉक एक्सचेंज से क्या कराना पड़ेगा? अप्रूव कराना पड़ेगा। याद रहेगा, इसको उतार लो, जरूरी है।
पहले स्टेप नंबर 1 उतारना, फिर स्टेप नंबर 1A उतारना, फिर 2। ऑनलाइन वाला बच्चा पूछ रहा है कि एक बार किसी गवर्नमेंट कंपनी का भी एनुअल रिपोर्ट दिखाइए। ठीक है, अब अगला कोई आता है तो दिखाता हूं। लिख दिया? खूब बात करो, खूब बात करो, कोई बात नहीं। ग्राउंड बनाओ सीट चेंज का। चलिए हटाऊं? हो गया, लिख लिया? स्टेप 1A। स्टेप 1A क्या है बताओ, कौन सा रेगुलेशन है? 37। अब आगे स्टेप नंबर 2 तो चला जाएगा कहाँ? 230 से 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। चलो कोई दिक्कत? चलिए आइए। क्या मैंने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग तक ही बोला था? ये ज्यादा हो गया, ये बहुत कम बोल दिया यार। एक्चुअली तुम लोग क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो, समझे? तुम लोग सिर्फ चुपचाप सुने जा रहे हो। जल्दी सुनते जाओ, आदमी जाएगा फिर। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे? पूछो। नहीं पूछना पड़ेगा, कुछ तो पूछो। नहीं ऐसे कैसे? 2 वे होना चाहिए, 1 वे हो रहा है। पूछो, कुछ भी पूछो, कुछ भी, मतलब डाउट जो है वो पूछो। नहीं अब तुम लोग कुछ भी नहीं पूछोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, सीधा सा बात। हार्ड कॉपी वाले में? हाँ नहीं मुफ्त में नहीं। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, ये क्वालिफाई नहीं किया। कोई बड़ा क्वेश्चन पूछो जिसमें कोई चार्ट वार्ट बनाओ, ये सब बनाओ। कंपनी तुम्हें भेज देगी हार्ड कॉपी। जबरदस्ती का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पूछ रहा है हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। तो हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट कैसे निकलेगा? अच्छा चलो समझ में आ गया। अच्छा चलो, अरे पूछो। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ लो यार, कोई कुछ पूछो। देखो अगर तुमने नहीं पूछा तो मैं पूछ लूंगा, और अगर मैंने पूछा तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे। जल्दी जल्दी पूछ डालो, ऐसे थोड़ी चलता। आज मैं देख रहा हूँ कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, तो तुम लोग टाइम काट रहे हो इसका मतलब बैठ के यहाँ है? नहीं, जल्दी जल्दी पूछना पड़ेगा। पीछे से, उस साइड से। हाँ जी पूछो। जबरदस्ती पूछ पूछना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं है तो मैं पूछूंगा। पूछो ना। अब गाना गा के बोलो, पूछो ना है? हाँ 10 days। हाँ इमीडिएटली 10 दिन में बता दो, ये था। बोलो। नहीं पूछना है तुम लोग को? ये तो खैर थोड़ा बहुत पूछ लिया, ये चिकनी पकड़ने वाला सब। कोई बड़ा सा पूछो ना यार, जो दिमाग हिला दे पूरा, लगे कि आज पढ़ा के जा रहा हूं। जैसे आजकल मर्जर उर्जर पढ़ा रहा हूं तो मन लग रहा है। यहाँ कुछ मन ही नहीं लग रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ भी। सब नॉन ऑपरेटिंग है, डिफरेंट कंपनी सब है। यहाँ कर दूं क्या स्ट्राइक ऑफ? नहीं, हालत तुम्हारे स्ट्राइकिंग ऑफ की ही है। नहीं पूछोगे? कहा आप पढ़ाइए, अब पूछेंगे। अब आप में गलतियां निकालेंगे अब हम, है ना? रेगुलेशन नंबर 38, हेडिंग बोलो।
अरे नहीं, एक बच्चा पूछ लिया सर रेगुलेशन नंबर 31B पॉइंट बताना क्या है। रेगुलेशन 31B पॉइंट कहाँ है? रेगुलेशन 31, रेगुलेशन 31B पॉइंट, बी का मतलब सेकेंड पॉइंट। कुछ नहीं, जो भी कंपनी के प्रोमोटर्स हैं और जो प्रोमोटर्स ग्रुप के लोग हैं उनकी एंटायर शेयर होल्डिंग 100% शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में ही होनी चाहिए, ये है ना। अच्छा 1 का भी पूछा, तुमको कैसे पता कि वो क्या पूछा? नहीं, उसने लिखा रेगुलेशन 31B पॉइंट बताना। अच्छा, हाँ नहीं सर ये पूछ रही है। हाँ, हर देखिए क्वार्टर खत्म होते ही कितने दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर आपको बताना पड़ेगा क्या चीज, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अरे 3 महीने में तो बहुत चेंज हो जाता है यार, लिस्टेड कंपनी है, डेली शेयर ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं? 3 महीने में तो काफी कुछ चेंज हो चुका होगा। चलो आ जाओ रेगुलेशन नंबर 38, जल्दी इधर देखो। हाँ जी, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, ये इसी को हम एक और नाम से पुकारते हैं, नाम बोलो, कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूअस लिस्टिंग। अगर आप चाहते हैं लिस्टेड बने रहना तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब सुनिए इसमें क्या है। रेगुलेशन 38 खुद नहीं कुछ बता रहा है, ये बोल रहा है कि हर लिस्टेड एंटिटी को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट, जो कहां बताया गया है, रूल 19 सब रूल 2, रूल 19A ऑफ SCRR। SCRR का मतलब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, वो तो इसका मतलब अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये SCRR से पढ़ा रहा हूं। ये कहां से आ रहा लाइन? SCRR। क्या SCRR? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। अब ये क्या कहता है सो सुनो, शांत रहना, एकदम शांत रहना, सुनिए क्या कहता है। ये कहता है कि अगर आप लिस्टेड बने रहना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर लिस्टेड एंटिटीज को अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इस तरीके से रखना है। याद रखिएगा, मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग, मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग, ये आपकी पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, मतलब पब्लिक के पास शेयर होना चाहिए। या इसी को हम चाहें तो एक लाइन बोल सकते हैं, नॉन प्रोमोटर होल्डिंग, मतलब प्रोमोटर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो दो ही चीज होता है, या तो प्रोमोटर होता है या पब्लिक होता है। तो नॉन प्रोमोटर होल्डिंग होना चाहिए, मिनिमम 25%। सुन लो पहले, उतारना बाद में। उल्टा मैं बोलूं तो मैक्सिमम 75% क्या हो सकता है एग्जैक्टली बोलो? प्रोमोटर्स होल्डिंग हो सकता है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आप समझो, इधर पहले सुन लो, पहले उतारना बाद में। आप सोचिए कि अगर किसी कंपनी का 100% शेयर प्रोमोटर ही लिए हुआ है तो लिस्टेड क्या भालू के लिए करवाए हो? अजीब बात करते हो यार। भाई पब्लिक इशू वर्ड है और 100% शेयर खुद लिए हुआ, तो पब्लिक इशू कहां से हो? तुम्हारा नाम पब्लिक होगा तब। ये अजीब बात नहीं है यार। कम से कम 25% शेयर्स किसके हाथ में होना चाहिए? पब्लिक के हाथ में होना चाहिए। पब्लिक का मतलब अदर देन प्रोमोटर, अदर देन प्रोमोटर। अच्छा एक एग्जांपल पूछता हूं, मान लीजिए जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस में 5% शेयर म्यूचुअल फंड ने लिया हुआ है, तो ये क्या माना जाएगा? प्रोमोटर होल्डिंग कि नॉन प्रोमोटर होल्डिंग? नॉन प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी है यार। तो पब्लिक का मतलब अदर देन प्रोमोटर। तो मैंने दो आपको बता दिया, एक हो गया। अच्छा एक बात बताइए, मैंने यहां मिनिमम मैक्सिमम का भी बड़ा झंझट है। अच्छा मैं बोल रहा हूं, मैं रखूंगा 30% पब्लिक शेयर होल्डिंग, चलेगा? यस, मिनिमम 25 था ना। मैं रखूंगा 40% पब्लिक शेयर होल्डिंग, चलेगा? चलेगा। मैं बोलूंगा मैं 80% रखूंगा पब्लिक शेयर होल्डिंग, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बस वो कंपनी हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाएगा उसको। नहीं समझे आप? वो अलग बात है। आप समझो, मिनिमम को कहीं भी ले जा सकते हो आप, पर मैक्सिमम को नहीं बढ़ा सकते आप। अच्छा मैं बोलूं 76% प्रोमोटर होल्डिंग, बात समझ में आ गया? कम से कम 25% शेयर पब्लिक के पास होना चाहिए, तभी ना यार लिस्टेड हो। 25% से कम रखोगे पब्लिक शेयर होल्डिंग तो फिर मतलब क्यों ही लिस्टेड कराए हो? क्यों इतना बेकार में लिस्टिंग फीस सब दे रहे हो? प्रोमोटर को फायदा पहुंचाने के लिए। जब प्रोमोटर को ही सारा शेयर लेना है तो फिर क्यों लिस्टेड बने हो? आप लिस्टेड बने रहना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि 25% शेयर तो पब्लिक के पास होना चाहिए, या वो नॉन प्रोमोटर होल्डिंग होना चाहिए।
प्रोमोटर होल्डिंग मैक्सिमम 75% हो सकता है। ये चीज तुम टेक ओवर में अगर सच में पढ़े हो तो, अगर बच्चा सब टेक ओवर नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम सच में पढ़े हो तो उसमें भी याद होगा 75% से ज्यादा शेयर नहीं ले सकते क्रीपिंग एक्विजिशन के बावजूद। आपको याद होगा 25% के बाद हर साल 5-5%, पर 5-5% करते करते भी आप 75 से ऊपर नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं पर डीलिस्ट हो जाएगी कंपनी। मैंने वहां बताया था तुम लोग को, अगर आपने पढ़ा। आप जो नहीं पढ़ा है वो तो बस काला अक्षर भैंस बराबर है उसके लिए। जो नहीं पढ़ा है टेक ओवर उसके लिए तो काला अक्षर क्या है, भैंस बराबर है। उसको क्या मालूम क्रीपिंग एक्विजिशन क्या होता है। तो जो नहीं पढ़ा है शर्म महसूस करो। वही तो महसूस नहीं होता हमें। कितने लोगों का टेक ओवर कंप्लीट है? उल्टा बोलो, कितनों का टेक ओवर अभी तक कंप्लीट नहीं है? टेक ओवर कंप्लीट नहीं है ना? शर्म महसूस करो, शर्म है? क्या बोले? क्या बोल रही है? इसका तो अलग ही जवाब होता है भाई। तुमको किसी को गाली उली देना होगा ना, तुमको लेके चलूंगा, ठीक है? वो क्वेश्चन पूछेगा, तुम ऐसा ऐसा आंसर दोगी कि वो बेचारा भाग जाएगा, माफ करो मेरी माँ, मैं जा रहा हूं। चलो ऐसे लोग भी होने चाहिए, है कि नहीं? हमेशा सबको मिला के चलने वाले लोग थोड़ी होने चाहिए, कुछ तो झगड़ा कराने वाले भी होने चाहिए ना, ठीक है? इक्वालिटी को मेंटेन करो। चलिए लिख लिया, लिखो। तो बताओ पब्लिक शेयर होल्डिंग कम से कम कितना? 25%। अच्छा, प्रोमोटर होल्डिंग मैक्सिमम कितना? 75%। बाकी किसी बात को दिल पे मत ले लेना, मैंने मजाक किया तुम्हारे साथ, है ना? कहीं ये नहीं कि बस सर ने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं झगड़ा कराती हूँ क्या, मैंने कितने परिवार को जोड़ रखा है ना? तो ऐसा मत समझो, मैं मजाक करता हूँ। आजकल के बच्चे सेंसिटिव हैं, किसी भी बात को दिल पे ले लेते, पर्सनली ले लेते। चलिए हटाऊं क्या? लिख लिया सबने? अच्छा, ये कहाँ रेगुलेशन 38 से आया या रेगुलेशन 38 ने हमें भेज दिया SCRR में? 19 सब रूल 2 19A हटा रहा हूं फिर, ठीक। चलिए बाकी याद रखना, कुछ प्रोवाइजो आ रहा है। याद रखना ये IGP पे नहीं लगता है, मतलब ऐसी एंटिटीज जो लिस्ट कहाँ है? IGP पे। कहाँ लिस्ट है? IGP पे, वो भी विदाउट मेकिंग पब्लिक इशू। मतलब वो पब्लिक इशू लाया ही नहीं, डायरेक्टली उसको IGP पर लिस्ट कर दिया। आपको याद है ना, IGP पर स्टार्टअप कंपनी से ज्यादातर लिस्ट होते हैं, तो उनके ऊपर ये लगता नहीं है, क्योंकि उनके शेयर कोई लेता ही नहीं है। आप बताओ स्टार्टअप का शेयर कोई लेता है मार्केट में? सब ज्यादातर बेचारे प्रमोटर के शेयर होते हैं, तो वहां पे ये लगा दोगे तो कभी लिस्ट ही नहीं हो पाएगा। आगे बढ़े, चलिए बाकी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया है अब कि वो चाहे तो किसी लिस्टेड, अच्छा देखो दिमाग देखो, लिस्टेड नहीं, लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकता है। मतलब इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी को। तो क्या प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कभी एग्जेम्प्ट हो सकती है? नहीं। तो सरकार को पावर है अपने आप को एग्जेम्प्ट करने के लिए यही है ना, सरकार को क्या है, वो अपने आप को एग्जेम्प्ट करने के लिए कर सकता है। ये ज्यादा अच्छा था, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? चलिए आगे चलते हैं हम आगे। हाँ टाइम तो खैर हो ही गया लगभग, अगली क्लास में तो हो जाएगा आराम से, एक क्लास में हो जाएगा ना, ठीक है? एक्चुअली आप समझो मेरा टारगेट पब्लिक इशू है, ये तो मैंने फिलर्स की तरह यूज किया आज। फिलर समझते हैं कि अभी तक वो तुम्हारा टाइम टेबल बना नहीं ना, तो मैंने फिलर्स की तरह इसको यूज कर लिया। मेरा मेन टारगेट पब्लिक इशू एंड फेमा, पब्लिक इशू एंड फेमा है। मेन टारगेट पर मेरे एकदम वही चढ़ा हुआ है। वो जितना 1-2 दिन का लेट हो रहा है उतना दुख देगा बाद में वो, है ना? तो इसलिए मैं एक बार बात करता हूँ कोमल से और जल्दी से शेड्यूल बना के देता हूँ तुम लोग को, कि जिससे शेड्यूल के हिसाब से चले और मेरा कंप्लीट हो पब्लिक इशू एंड फेमा। ये सब तो छोटे मोटे बच्चे हैं, मेन तो पब्लिक इशू एंड फेमा।